अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है ना वो मेरी एचआरएम सब्जेक्ट के बारे में है कि मैं आपको एचआरएम का ओवरऑल ओवरव्यू दूंगी इस सब्जेक्ट के बारे में, और इसके जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी आज की डेट में जो वीडियो पोस्ट हुई है 1 अगस्त 2025 में, आप वो मैं पिन भी कर दूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और जो इसके अलावा वीडियो इसके साथ पिन करूँगी वो भी आपने मस्ट देखनी है, क्योंकि इसमें जो लेक्चर, क्योंकि ओवरऑल मतलब आपको एक ओवरव्यू दूंगी इस सब्जेक्ट के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स का भी सब्जेक्ट है वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, और जो लिंक्स में मैं वो पिन करूँगी इसके साथ उसको भी मस्ट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही जो है वो यूज़फुल साबित होगी आपकी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में। और आप अगर चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो जैसा कि सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बताया है कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होते। ये कोई मतलब एम कॉम के स्टूडेंट्स हैं या कोई किसी भी स्टूडेंट का अगर ये सब्जेक्ट है एचआरएम, तो वो इस वीडियो से जो है वो लर्न कर सकता है, चाहे वो बी कॉम का हो, चाहे वो कॉमर्स के किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो ना, और किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो इससे लर्न कर सकता है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जो कि सबसे पहला टॉपिक है आपका एचआरएम का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। इंट्रोडक्शन टू एचआरएम की मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप मेरी ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसमें क्योंकि मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दूंगी एक सब्जेक्ट के बारे में, तो ये इतना इन डिटेल तो नहीं होगा। कुछ आप ये वीडियो जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आपको हर चैप्टर का नहीं गाइड करूँगी, लेकिन क्योंकि मैं बुक से भी आपको कराऊँगी, कुछ फ्लो चार्ट्स का भी आपको बताऊँगी साथ साथ, तो वो आपको बहुत अच्छी एक गाइडलाइन मिल जाएगी। तो इसलिए आपने वीडियो को बिगिनिंग टू एंड ज़रूर देखना है, और कोई भी पोर्शन जो है वो वीडियो का आपने स्किप नहीं करना। और उसके अलावा मैं ये भी आपको कहती चलूँ कि जो मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फिर अगेन मैं कह देती हूँ कि आपने जितने भी मैं वीडियो के अदर इस वीडियो के साथ लिंक्स पिन करूँगी ना, वो भी आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड होंगे। सही है। तो अब हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो उसमें मैं आपको कुछ फ्लो चार्ट्स के बारे में जो पहले मैंने डिस्कस नहीं की चीज़ें वो मैं कर दूँगी, ताकि आपके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम क्या है? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन है। डिफिनेशन आप क्या लिखोगे? एचआरएम इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, यानी एचआरएम के प्रोसेस में क्या होता है? रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन और डेवलप किया जाता है रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या हम कहेंगे? मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अलाइंड विद स्ट्रैटेजिक गोल्स। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स होंगे ना, उसके जो स्ट्रैटेजिक गोल्स होंगे, उस उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को उसके साथ स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ अलाइंड करना इनका एचआरएम का जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। मीन्स कि अब हम दोबारा से इसको पढ़ें तो मैक्सिमम क्या आपका का ऑब्जेक्टिव होगा एचआरएम का? मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अलाइंड विद स्ट्रैटेजिक गोल्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके स्कोप पे। तो स्कोप इसका क्या है? मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस।
अब ये स्कोप में क्या आ जाता है कि मैन पावर प्लानिंग, यानी जब भी कोई बंदा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है इंटरव्यू के लिए, तो क्या होता है उसकी का इंटरव्यू किया जाता है इंटरव्यूअर के थ्रू। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रिक्रूट किया जाता है। रिक्रूटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, सेलेक्ट किया जाता है। अगर वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं आप, तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके और फिर वो आपको ट्रेनिंग देंगे। मींस के जो भी आपको जो भी ड्यूटी असाइन की जाएगी उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे भी यही है कि वो कह रहे हैं मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आ जाता है एचआरएम के स्कोप में। अच्छा, अब हम बात करेंगे एचआरएम के फंक्शंस की, यानी फंक्शंस क्या हैं, यानी काम क्या हैं एचआरएम के। इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो फंक्शन है वो मैनेजेरियल फंक्शंस के नाम से हैं। मैनेजेरियल फंक्शंस कौन से हैं, जो बेसिक हम मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, इसको पोलक के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। POLAC के नाम से, पोलक। ठीक है, ये हमारे टीचर ने हमें बताया था। आप इन शॉर्ट इसको पोलक के नाम से याद कर सकते हैं। मतलब मीन्स क्या कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है प्लानिंग, फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। अब क्योंकि ये मैनेजेरियल फंक्शंस हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एचआरएम है, अगर तो हम मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से इसको विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, मीन्स के सिंपल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो एचआरएम है ना, एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट के साथ ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो अटैच हो जाता है, तो फिर उसके कुछ फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे ये देखें, ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो हैं और कंट्रोलिंग, ये बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टिंग है ना बीच में, ये एचआरएम के फंक्शंस में आ जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे अगर हम सिंपल मैनेजेरियल फंक्शंस पढ़ रहे होते तो उसका हम पोलक के नाम से उसको याद कर सकते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, तो वो फिर पोलक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एचआरएम हम पढ़ रहे हैं मैनेजेरियल फंक्शंस को, तो इसलिए हमने डायरेक्टिंग लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने टीचर से भी पूछा था, तो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सवाल है यहाँ पे कि अगर हम इसकी सीक्वेंस को आगे पीछे कर दें, मींस के प्लानिंग आप बाद में ले आएँ, उससे पहले ऑर्गेनाइजिंग को ले आएँ और कंट्रोलिंग, मतलब ये सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, तो क्या इसमें कोई हर्ज होगा? तो बिल्कुल ये आप इसका सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते। सीक्वेंस आपको बिल्कुल यही याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको पोलक के नाम से याद रखें। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू मैनेजेरियल फंक्शंस आप अपनी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर तो आप एचआरएम की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर तो आपको इसी तरतीब से इसको याद करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको इस तरह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग से याद रखना होगा। तो बिल्कुल सेम, मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम यही सीक्वेंस होना चाहिए इसका। अगर आप लिख तो दोगे लेकिन आपकी सीक्वेंस जो है वो सही नहीं होंगे, तो वो फिर एग्जामिनेशन में जो है आपके नंबर उसके डिडक्ट होंगे। हो सकता है कि कोई एग्जामिनर आपके फुल उसको क्रॉस कर दे, क्योंकि आपने वो तरतीब जब आपकी आगे पीछे होती है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले किसी भी चीज़ की प्लानिंग की जाती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर डायरेक्ट किया जाता है और फिर कंट्रोल किया जाता है ना। अब अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को पहले ले जाओ, डायरेक्ट प्लानिंग को इधर ले आओ, तो वो फिर कैसे होगा? सो दैट्स वाई आपको ये इसकी सीक्वेंस यही रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम दूसरे इसके फंक्शन पे आ जाते हैं, जो
फंक्शंस ऑफ एचआरएम हैं। पहले क्या थे? मैनेजरियल फंक्शंस थे, अब हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। यानी ऑपरेटिव फंक्शंस से आप थोड़ा सा जहन में लाओ कि आपको क्या आता है। ऑपरेटिव से क्या जहन में आता है? ऑपरेटिव से आपको ये आएगा कि ऑपरेशन यानी काम क्या हो रहा होता है वहाँ पे। एचआरएम के जो वो है ना, उसमें काम क्या होता है? ऑपरेशन। आपने सुना होगा ना लफ्ज़ ऑपरेशन। अब अगर हम इसको मेडिकल फील्ड के हवाले से देखें तो ऑपरेशन डिफरेंट वर्ड, एक डिफरेंट मीनिंग रखेगा। अगर हम उसको बैंकिंग या मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट मीनिंग रखेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी, क्योंकि ये हम एचआरएम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटिव फंक्शंस का मतलब क्या होगा कि यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एचआरएम सब्जेक्ट। तो अगर हम ऑपरेटिव फंक्शंस को देखें तो ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या होता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होती है। यानी किसी भी एम्प्लॉय को पहले हायर किया जाता है, हायर करने के बाद उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म टास्क के लिए किया जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको वो रेडी किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? कंपनसेशन। फिर क्या फंक्शंस में आ जाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद आ जाता है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे क्योंकि आने लगे हैं, तो नेक्स्ट पे आने से पहले हम ये, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू एचआरएम था, ये फर्स्ट आपका लेसन था, फिर ये दूसरा, और ये सेकंड आपका था। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। अब जो है ना, हम थोड़ा सा इसको बुक से भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करना है आपने। सही है ना? बुक से मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसको करना आपने किस तरह से है। जैसे कि ये देखो, ये बुक है, तो आप इसमें देख सकते हो, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आपके लिए। द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि अगर उसको हम थोड़ा सा वास्ट अपने एग्जामिनेशन में अपने लिखना किस तरह से है उसके एस्पेक्ट में जाएं। व्हेन मैनेजर्स engage in human resource activities as part of their jobs, they seek to facilitate the contribution people make to achieving an organization's strategies and plans. The importance of HR efforts come from the realization that people are common element in every organization. They create the strategies and innovation for which organizations are noted. As a slogan at Union Carbide plant puts it, assets make things possible, people make things happen. अच्छा, अब ये देखो, आपके ये सारा उन्होंने एचआर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डिफाइन किया है। ठीक है, ऑल दो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज. Ultimately, they must support the company's strategies. This strategic management of human resources view requires that managers use HR efforts to further the firm competitive advantage through plans and actions focused on contributing to the economic and or bottom line success of the organization. This contribution must be made in ways that are ethical and socially responsible. अच्छा, अब इसका एक आ जाता है यहाँ पे फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है ये है सेंट्रल चैलेंजेस टू ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। अब सेंट्रल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं वो इसमें बता रहे हैं। ग्लोबल कंपेटिटिव चैलेंजेस,
unemployment challenges, social responsibility challenges, medical, food, housing challenges, unknown challenges, ethical challenges, workforce diversity challenges और population growth challenges। ठीक है, ये challenges जो हैं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फेस करने पड़ते हैं। अब ये इसकी कुछ जो है वो इसकी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इन्हीं चैलेंजेस को। ये आप यहाँ से जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा साथ साथ थोड़ा सा आपको लिटिल बिट इसमें से ये आपको मैं पढ़ा भी दूँगी, लेकिन ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जस्ट मैं आपको ओवरव्यू, क्योंकि ये ओवरव्यू की वीडियो है तो बेहतर ये है कि वैसे हम इसके जस्ट मैं आपको ये फ़्लो चार्ट्स जो है वो दिखाती हूँ। अगर मैं ये करूँगी तो ये वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ से ये जो हमने चैलेंजेस के बारे में पढ़ा है, द बेटर आर ऑर्गेनाइजेशन वर्क द मोर ईजीली आर सोसाइटी कैन मीट दीज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये भी इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपका जो है ना वो इस चीज़ में से अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहो जो आपकी बुक में नहीं है तो वो आप नोट कर सको। देयरफॉर द सेंट्रल चैलेंज facing our society is the continued improvement of our organization for both private and public. When public and private organization improve, society prospers and meets the challenges. But how do they improve? Organization improve through more effective and efficient use of their resources. अब वो क्या बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह इम्प्रूव करती है इफ़ेक्टिव, मोर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ के ज़रिए जो उसके रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल में। जब वो मोर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करती है अपने रिसोर्सेज का तो इस तरह वो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। इफ़ेक्टिव मीन्स प्रोड्यूसिंग द राइट गुड्स और सर्विसेज दैट सोसाइटी डीम्स अप्रोप्रिएट। अच्छा, अब एक होती है जो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक होती है जो प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसमें हम क्योंकि ये HRM से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो गुड्स से रिलेटेड होती है ना वो भी अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको इस तरह, रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से अगर यूज़ करती है, उनका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करती है तो वो ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकती है। अच्छा, अब वो ये बता रहे हैं कि एफिशिएंट मीन्स, एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? एफिशिएंट मीन्स दैट इट मस्ट यूज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करती है जो कि उसको ज़रूरत होती है प्रोड्यूस करने के लिए उसकी गुड्स और सर्विसेज को। अब प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रोडक्टिविटी इज़ द रेशो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स इनपुट एज शोन इन फिगर 1 और 2। अब मैं आपको फिगर 1 और 2 में दिखाऊंगी कि आपको बेहतर पता लग सकेगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो किसको कहते हैं। ये अब एक आप फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं। ये देखो फ्लो चार्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज अ रेशो, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट्स divided by inputs is equal to goods and services divided by people, capital and material energy। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। यानी पर्पस क्या है इसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिव contribution of people to the organization in ways that are strategically, ethically and socially responsible. This purpose guides the study and practice of HR management, which is also commonly called personnel management. Human resources determine every organization success। अब वो ये बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को
Improving the human contribution is so ambitious and important, however, that all but the smallest firm create a specialized personnel or HR department. अब वो ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन कंट्रीब्यूशन को, जो कि बहुत एम्बिशियस काम है और इम्पॉर्टेंट काम है, हाउ एवर दैट ऑल बट स्मॉलेस्ट फर्म क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड और पर्सनल और HR डिपार्टमेंट। इसके लिए हर स्मॉलेस्ट फर्म को भी एक HR डिपार्टमेंट जो है वो अपने फर्म के लिए बनाना होता है। However, to guide its many activities and support the managers who operate other parts of the organization, HR departments must have objectives. अब वो कह रहे हैं कि इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, सोसाइटल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में आपने देखना है कि की ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ आर एक्शंस दैट आर टेकन टू प्रोवाइड एंड मेंटेन एंड अप्रोप्रिएट वर्क फोर्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ऐसे एक्शंस हैं जो कि लिए जाते हैं टू प्रोवाइड एंड मेंटेन एंड अप्रोप्रिएट वर्क फोर्स, जो कि एक अप्रोप्रिएट वर्क फोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि उसके टास्क जो है वो अच्छे से जो उनको असाइन किए जाएं वो कर सकें। नॉट एवरी मैनेजर और HR डिपार्टमेंट अंडरटेक्स एवरी एक्टिविटी डिस्कस्ड इन दिस बुक। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, आपने यहाँ से देखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़। अब ये जो आपका टेबल है, ये फ्लो चार्ट जो है, ये किससे रिलेटेड है? द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू सोसाइटल नीड्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल, पर्सनल। फिर क्या है? पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अदर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेज। फिर है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ये लिंक हो जाता है सोसाइटल नीड्स एंड चैलेंजेस से, और इसके साथ इधर लिखा हुआ है फीडबैक। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका फर्स्ट जो द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू सोसाइटल नीड्स एंड चैलेंजेस का फ्लो चार्ट। ठीक है, अगर आप ये फ़्लो चार्ट जो है इसी बुक पर से मैं आपको जो बता रही हूँ, आप लेना चाहते हो तो आप गूगल से भी ले सकते हो, और यहाँ से आप वीडियो पॉज करके और आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी आसानी, आपकी कन्वीनियंस के लिए ही मैं बुक से भी बता रही हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़, और ये है इसका फ्लो चार्ट। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो और उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो तो उसका फ्लो चार्ट जो है वो इस तरह से बनेगा। उसमें सबसे पहले क्या है? प्रेसिडेंट ओनर है, फिर उसको लिंक कर दिया गया है सेल्स मैनेजर से, चीफ अकाउंटेंट से, ऑफिस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर से। फिर ऑफिस मैनेजर को लिंक किया गया है ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर से। फिर ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर को लिंक किया गया है सेक्रेटरी से, और सेक्रेटरी को आगे फर्दर 2 सब डिविजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जो कि है क्लार्क। ठीक है, तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फ्लो चार्ट हो जाता है। सही है।
अब ये जो आपका फ्लो चार्ट है ना, द हिरार्की ऑफ जॉब्स विद अ लार्ज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी अगर आपका किसी लार्ज मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का किसी का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो उसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं दिखा रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो इसको नोट डाउन। सही है, इसमें बहुत थोड़ी सी लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। बस वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मिडल और फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल वर्कर्स, इस तरह से उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए था और ये HR रिसोर्स डिपार्टमेंट, और ये जो है वो बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े लेवल की लार्ज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए है। अच्छा, अब हम इसमें आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं की रोल्स इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मेन चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ जो ये आपने ज़रूर करनी है अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ये भी एक फ़्लो चार्ट है लेकिन बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जो फ़्लो चार्ट्स मैंने आपको दिखाए थे ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, वो HRM एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सर्विस रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सर्विस रोल क्या है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का? अच्छा, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल क्या है, वो उसका जो फ़्लो चार्ट है ना वो ये है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप करो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने ये बताया, फिर उसके फ्रेमवर्क्स एंड चैलेंजेस हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन और सिलेक्शन है, फिर डेवलपमेंट एंड एवेलुएशन है, फिर उसकी कंपनसेशन एंड प्रोटेक्शन है, और फिर एम्प्लॉय रिलेशन एंड असेसमेंट है। और इसके इन बिटवीन जो इन्होंने सर्कल बनाया उसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव, सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और पर्सनल। यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रोफेशनल, यहाँ पे लिखा है सोसाइटल, और यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल, और यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक अमंग एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ चैलेंजेस टू एंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें जो है मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना, बुक से जो शो करवा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, साथ साथ गाइड कर रही हूँ, ये आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, अब ये एक और बहुत, ये भी फ़्लो चार्ट जो है ये बहुत अच्छा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप ज़रूर करें। इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन, ये देखें, आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आप ये जो है फ़्लो चार्ट बनाएंगे, इसमें सबसे पहले आपने लिखना है फीडबैक, फिर आपने उसको लिंक कर देना है इनपुट्स और आउटपुट्स से, और फिर फीडबैक को आपने करना है लिंक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, और फिर इनपुट्स में क्या आ जाएंगे, चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन और स्किल्स। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्टिविटीज़, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, अदर्स, और आउटपुट्स में क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशंस, वर्क कैपेबल वर्कर्स और मोटिवेटेड वर्कर्स। अब आपको इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में आपकी इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के थ्रू आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट डिवाइसेस उसकी आउटपुट देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे चैलेंजेस हैं, कोई भी चैलेंजेस आते हैं आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, तो वो उसके इनपुट में आ जाएगा ना। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन और स्किल्स, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और ये हो गया आपका आउटपुट। ये हो जाता है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू HRM का कंप्लीट। अच्छा, अब हम
जो है मैंने आपको बताया था मैनेजेरियल फंक्शंस का और ऑपरेटिव फंक्शंस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की तरफ। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो है, उसमें रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। और सिलेक्शन का क्या मतलब है, चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी जो रिक्रूटमेंट है उसका क्या मतलब हो गया कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स, यानी किस तरह से फाइंड करना है और अट्रैक्ट करना है सूटेबल कैंडिडेट्स को। और सिलेक्शन क्या है, चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी जितने भी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया एक जॉब के लिए, उसमें से राइट कैंडिडेट्स को चूज़ करना, वो हो जाएगी सिलेक्शन। अच्छा, अब रिक्रूटमेंट सोर्सेज कौन से होंगे, इंटरनल सोर्सेज में होंगी प्रमोशंस और ट्रांसफ़र्स, और एक्सटर्नल सोर्सेज जो होंगे उसमें होगी एड, एजेंसीज और कैंपस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग 4th चैप्टर की तरफ, जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म लर्निंग फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, ट्रेनिंग में ये चीज़ आ जाएगी। और डेवलपमेंट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म लर्निंग फॉर ओवरऑल ग्रोथ। अब इसके मेथड्स कौन से होते हैं, ऑन द जॉब, यानी जॉब रोटेशन और कोचिंग आ जाएगी ऑन द जॉब में, और ऑफ द जॉब में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 5th चैप्टर की तरफ आपके, जो कि है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो उसमें आप पढ़ोगे इवेलुएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यूज्ड फॉर प्रमोशंस, ट्रेनिंग नीड्स एंड रिवॉर्ड्स। और मेथड्स इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल में कौन सा होगा, रेटिंग और रैंकिंग और रेटिंग स्केल का। मॉडर्न इसमें क्या आएगा, 360 डिग्री और MBO, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके 6th लेसन के ऊपर, जो कि है आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड टेंजिबल बेनिफिट्स, यानी जितने भी फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं और टेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट्स वो होते हैं जिसको आप टच करके देख सकते हो, टेंजिबल चीज़ वो होती है, ठीक है। टाइप्स, डायरेक्ट सैलरी, इनडायरेक्ट, इंसेंटिव्स, बोनसेस, बेनिफिट्स, PF, इंश्योरेंस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके 7th लेसन की तरफ, जो कि आपने अपना प्रिपेयर करना है। वो कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं, एनालाइजिंग करंट HR, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, एक्शन प्लान। अच्छा, अब हम आपके चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें क्या आप पढ़ोगे, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, फोकस ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके 9th चैप्टर पे, जो कि है जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड। तो ये क्योंकि एक बहुत ही ऐसा चैप्टर है जो आपको थोड़ा सा यहाँ से मैं बुक से करवाऊँगी, तो आपने बहुत ही इसके ऊपर फोकस करना है। इसको मैंने जस्ट हाईलाइट इस तरह इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर आपका ऐसा है कि ये आपको थोड़ा सा बुक से जो है वो करना पड़ेगा, सही है। तो जो बाकी ओवरऑल आपको बताया है वो आपने प्रिपेयर करना है, और साथ जो हैं उनके फ़्लो चार्ट्स भी आपने ज़रूर करने हैं जो उससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया, बाकी रिमेनिंग जो है वो आप करोगे। जो मेन फ़्लो चार्ट्स हैं ना, उनको आपने ज़रूर उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी इतना ज़्यादा जो है वो फ़्लो चार्ट्स भी नहीं करने होते। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स इसके क्या हैं, जॉब एनालिसिस के, discuss the nature of job analysis including what is and how it used, use at least 3 methods of collecting job analysis information including interviews, questionnaires and observation, write job description including summaries and job functions,
using the internet and traditional method, write a job specification, explain job analysis in a work empowered world including what it means and how it's done in practice। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके स्टार्ट करने की तरफ, ठीक है, इस चैप्टर को। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, डिस्कस द नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस एंड इंक्लूडिंग व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट्स यूज्ड। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, लेकिन आपने समझ लेना है कि इस चैप्टर में है क्या, मेन चीज़ें क्या हैं। द बेसिक ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ जॉब्स दैट हैव टू बी स्टाफ्ड, ठीक है। Job analysis is the procedure through which you determine the duties of these positions and the characteristics of the people to hire for them। यानी जॉब एनालिसिस को क्या होता है कि वो पोजीशंस और ड्यूटीज़ होती हैं जो हमने लोगों को देनी होती हैं, किस जिनके लिए उनको हायर किया जाता है। जॉब एनालिसिस प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। यानी जॉब एनालिसिस में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस की जाती है इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस and job specifications। We will see in a moment that every manager should understand the mechanics of job analyzing jobs। Virtually every personnel related action you take, interviewing applicants and training and appraising employees for instance, depends on knowing what the job entails and what human traits one needs to do द जॉब वेल। यानी कौन से ट्रेड्स हैं जो आपको जॉब को अच्छे तरीके से करने के लिए ज़रूरी हैं, वो ये ट्रेड्स हैं, वर्क एक्टिविटीज़, ह्यूमन बिहेवियर्स, machines, tools, equipment and work aids, performance standards, job content and human requirement, ठीक है। तो अब वर्क एक्टिविटीज़ में उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट ही और शी कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द job actual work activities such as cleaning, selling, teaching or painting। This list may also include how, why and when the worker performs each activity। यानी वर्क एक्टिविटीज़ में क्या है कि वो उनको बताया जाता है कि किस तरह से और कैसे और कब जो है वो आपने एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड आपने जो है वो टास्क डन करने हैं और किस तरह से करने हैं, ठीक है, और क्या क्या ड्यूटी जो है वो आपको असाइन की गई है। अच्छा, अब ह्यूमन बिहेवियर्स में क्या है, द स्पेशलिस्ट में ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स द जॉब रिक्वायर्स लाइक sensing, communicating, deciding and writing, including here would be the information regarding job demands such as lifting weight। अच्छा, ये मैंने चीज़ें आपको बता दी, ये पॉइंट्स जो है ना आपके आ जाते हैं बेसिक ऑफ जॉब एनालिसिस में, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वर्क एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, मैकेनिक्स, टूल्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वर्क एड्स हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जॉब कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस में आप यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये फ़्लो चार्ट है, ये आप देख सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने इसकी प्रिपरेशन में ऐड करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट है, फिर दूसरा है कंपनसेशन, तीसरा है ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिस्कवरिंग अनअसाइंड ड्यूटीज़, इस EEO कंप्लाइंस, स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप 1 है और स्टेप 2 है। स्टेप 1 में क्या है कि डिसाइड हाउ यू विल यूज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि वो कह रहे हैं सम डाटा कलेक्शन टेक्निक्स लाइक इंटरव्यूइंग एंड एम्प्लॉय एंड आस्किंग व्हाट द जॉब इंटेल्स। यानी जॉब में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको असाइन की जा रही हैं, वो इसमें आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, रिव्यू रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सच एज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, प्रोसेस चार्ट्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन।
इसके बारे में बताएंगे आपको स्टेप 2 में। अच्छा, अब ये जो किसी भी बुक में ना, ये जो आपकी आती हैं जॉब एनालिसिस की, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब स्पेसिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से रिलेटेड ये आ रही हैं आपके पास, स्मॉल सी डेफिनेशंस दी हुई होती हैं, तो ये भी आप ज़रूर रीड आउट किया करो। अच्छा, अब ये स्टेप 3 और स्टेप 4 एक और फ्लो चार्ट है जो कि आपका है प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर एनालाइजिंग जॉब वर्क फ्लो। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मीटिंग मैनेजर्स उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, वो चीज़ भी आ जाती है इसमें। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड वर्किंग कंडीशंस और ड्यूटी एक्यूरेटली पोस्टिंग अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, ये मेन मतलब चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। फिर ये आ गया डिसाइड ऑन अ प्लान, डेवलप एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और यूज़ अ स्पेसिफाइड जॉब एनालिसिस क्वेश्चनर। मीन्स के आपको राइटिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस, अब ये मस्ट है, ये ज़रूर आपने इसमें करना है। ठीक है, जॉब एनालिसिस इन अ वर्क एम्पावर्ड वर्ल्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स के ये ओवरऑल ये पूरा चैप्टर ही जो है ना, ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर करना है। और उसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है ना, जो आपका 8 इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया था, वो तो मैंने आपको बता दिए थे उसमें क्या क्या टॉपिक आपने करने हैं। ये आपको जो बुक से बताया है वो जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड था। अब जहाँ तक 10th चैप्टर की बात आ जाती है ना, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है वो पहले से ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, वो आप वीडियो मेरी मैं पिन कर दूँगी इसके साथ, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये था आपका HRM सब्जेक्ट का ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आपने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। और इससे रिलेटेड, इन चैप्टर्स से रिलेटेड जो फ्लो चार्ट्स हैं, आपने मेन उसके ऊपर आपने ज़रूर फोकस करना है, वो बुक से आपने प्रिपेयर करने हैं और ये चैप्टर्स जो हैं आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।